आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। जनहित मतलब जनता के लिए, जनता का, जनता से जुड़ा टीवी शो। आइए शुरू करते हैं आज का जनहित और सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज खबरों के मेन्यू में क्या क्या खास है। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की करेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि महाराष्ट्र में 26 तारीख को ही शपथ हो। शपथ के लिए 30 तारीख तक का वक्त है, लेकिन बड़ा सवाल यही कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, शिंदे या फिर फडणवीस। आपको पूरा अपडेट देने वाले हैं। यह भी बताएंगे कि सीएम को लेकर बीजेपी किस प्रेम और धर्म के बीच फंस गई है। इसके बाद चुनाव नतीजों पर विपक्ष का एनालिसिस समझाएंगे। कांग्रेस और उद्धव ने कल ही ईवीएम पर ठीकरा फोड़ दिया था। आज अखिलेश यादव और मायावती भी उनके साथ आ गए, लेकिन शरद पवार की रिपोर्ट अलग है। पवार का कहना है कि बटोगे तो कटोगे ने बंटाधार कर दिया। पवार पर स्पेशल पैकेज दिखाने वाले हैं। कल संसद का शीत सत्र शुरू हो रहा है। वक्फ बिल पर घमासान होना तय है। कल पीएम मोदी संकेत दे चुके हैं। आज विपक्ष ने बता दिया कि मणिपुर और अदानी भी उसकी टॉप लिस्ट में है। कल संसद में पूरे गांधी परिवार का मिलन होगा। कल से प्रियंका गांधी भी लोकसभा में राहुल गांधी का साथ देने के लिए मौजूद रहेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं जनहित में और सबसे पहले लेकर चलते हैं महाराष्ट्र, जहां सरकार किसकी बननी है इस पर तो कल ही कंफ्यूजन खत्म हो गया था। सस्पेंस बस इस बात पर है सीएम कौन बनेगा। एक बार फिर एकनाथ शिंदे या फिर देवाभाऊ यानी कि देवेंद्र फडणवीस को मिलेगा मौका। सबसे पहले आपको अपडेट दे दें कि महाराष्ट्र में नई सरकार की शपथ कोई जरूरी नहीं है कि 26 तारीख तक हो। नई सरकार 30 नवंबर तक भी बन सकती है। राज्यपाल के लिए 26 तारीख की ही कोई भी संवैधानिक बाध्यता नहीं है। सूत्रों के मुताबिक वो कानूनविदों से राय ले चुके हैं। पहले भी मिसालें रही हैं कि विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने के 11 दिन बाद भी सरकार का गठन हुआ है। यानी महायुति की तीनों पार्टियों के पास कैबिनेट तय करने का भरपूर वक्त है। शिवसेना शिंदे के विधायक तब तक ताज होटल में रहेंगे, लेकिन बड़ा सवाल कैबिनेट का नहीं बल्कि सीएम का है कि वो कौन होगा। महायुति की महाविजय के बाद मुंबई में शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी के विधायकों का जमावड़ा लग रहा है। मुंबई में अचानक सरकारी कार्य बढ़ गई हैं। महीनों की चुनावी थकान दूर हुई, अब सरकार बनानी है। मंत्रियों की लिस्ट फाइनल करनी है, मंत्रालय फिक्स करने हैं, 2 दिन बहुत गुणा भाग करना है। तीनों पार्टियों के दफ्तरों में बैठकों के कई राउंड चल रहे हैं। मुंबई से दिल्ली तक सारे नेता फुल चार्ज हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी सस्पेंस की चादर में पड़ा हुआ है कि महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। पता सबको है कि ये सब ऊपर के लेवल पर तय होना है। फिर भी अपने अपने नेताओं का नाम किसी न किसी तरह से प्रपोज करके सारे नेता माहौल बना रहे हैं। क्योंकि बीजेपी ने महाराष्ट्र चुनाव में अकेले 132 सीटें जीती हैं, जबकि 57 हासिल करके शिवसेना जीत का सेहरा शिंदे के सिर पर बांध रही है। भाजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए और मुख्यमंत्री भी हमारे देवेंद्र फडणवीस जी होने चाहिए, यही सपना है हमारा। माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में इलेक्शन लड़े हैं, हम तो चाहेंगे ना कि हमारा नेता मुख्यमंत्री बने। हमारी तो दिलो दिल मांग रहेगी कि वो बन जाए मेरे पे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा एफर्ट लिया। चुनाव से पहले तीनों पार्टियों के नेता दावे कर रहे थे कि हमारा सीएम होगा, लेकिन कल से मामला संतुलित है। एक ही लाइन कही जा रही है, मिलकर बैठकर तय होगा। सीएम चुनना बड़ी बात नहीं है। तीनों पार्टियों के नेता मिलकर केंद्र के हमारे वरिष्ठ नेतृत्व जो है उसमें सारी चर्चा होगी। अभी वो चर्चा करना नेतृत्व का सवाल है। नेतृत्व चर्चा करता है, तो मुझे लगता है जब भी बैठक होगी इसमें निर्णय होगा। सीएम पर मुख्य मुकाबला एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच ही है। आज मुंबई में कई पोस्टर भी एक तरह से पुष्टि करते दिखे कि जो भी तय होना है इन दोनों के बीच ही तय होना है। यही दावेदार हैं। महायुति में अजित पवार सीटों के मामले में तीसरे नंबर पर हैं। पहले से ही बहुत कम चांस थे कि वो भी कभी सीएम हो सकते हैं। आज एनसीपी अजित ने अजित पवार को विधायक दल का नेता चुना। उसके बाद छगन भुजबल ने एक नई सनसनी छोड़ दी कि भला अजित पवार सीएम क्यों नहीं हो सकते। सीटें कम है तो क्या, स्ट्राइक रेट तो उनका भी कम नहीं है। दादा भी तो हो सकते, उनका भी तो स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा रहा है भाई। क्या अब जो है ये तीनों बैठकर जो है जो भी चर्चा होगी वो सबको जो है मान्य है।
खबरें हैं कि सस्पेंस सिर्फ सीएम पर ही है। सरकार का फॉर्मूला वही होगा जो पिछले बार था, यानी सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम। संभव है कि शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री के साथ सिर्फ दोनों उप मुख्यमंत्री ही शपथ लें। अब आपको बताते हैं शिंदे और फडणवीस के बीच बीजेपी कहां पर फंस गई है। असल में सवाल सिर्फ सीएम चुनने का नहीं, बल्कि पार्टी प्रेम और गठबंधन धर्म में से किसी एक को चुनने का भी है। महाराष्ट्र में कल से अब तक सीएम की रेस में 2 ही नाम ट्रेंडिंग है, एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस। राजनीति में मर्यादा के प्रदर्शन में भी एक वैल्यू है, इसलिए अधिकतर मामलों में मन की इच्छाएं मुंह से नहीं मांगी जाती है, बल्कि इशारों में बता दी जाती हैं। हम वो इशारे भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखें और सुन ले कि कल महाराष्ट्र की प्रचंड जीत के बाद महायुति के तीनों नेताओं में कितनी एकजुटता, कितना समर्पण था। लोग बैठकर एक उचित निर्णय करेंगे, हमारे वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेंगे, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड से बातचीत करेंगे, जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा, इसमें कोई विवाद नहीं। सर, सब हमारे जो तीनों पार्टी के प्रमुख लोग हैं, हम बैठेंगे और उसके ऊपर जैसे हम चुनाव लड़े साथ में एकजुट होकर, वैसे ही उसके ऊपर भी फैसला है। हम सब मिलके अपने गवर्नमेंट, राज्य सरकार के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से डिसीजन ले लेंगे। अब इशारों की ओर चलते हैं। जैसे ही महायुति की बम्पर जीत तय हुई, फडणवीस ने अपने एक्स अकाउंट से 7 मिनट 51 सेकंड की एक फिल्म रिलीज कर दी। फिल्म की थीम थी, मैंने कहा था ना समंदर हूँ लौट के आऊंगा। देवा भाव की ये पूरी फिल्म देखेंगे तो साफ दिखेगा कि फिल्म में किसका प्रमोशन है और किस तरफ इशारा है। फिल्म ही नहीं, जलेबी में भी संदेश था। पार्टी नेता कोई यूं ही फडणवीस को कल स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे रहे थे। अब आपको बताते हैं कि फडणवीस और शिंदे के बीच सीएम का चुनाव करना क्यों कठिन है। दरअसल महाराष्ट्र के सीएम का चुनाव बीजेपी के लिए पार्टी और गठबंधन के बीच का चुनाव है। पार्टी प्रेम कहता है कि फडणवीस को उनकी मेहनत का इनाम दिया जाए। गठबंधन धर्म कहता है कि शिंदे और शिवसेना को साथ रखने के लिए फिर त्याग किया जाए। महाराष्ट्र की प्रचंड जीत में इन दोनों नेताओं के बड़े रोल है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी दोनों को जीत का बराबर श्रेय दिया था। दोनों के प्लस पॉइंट देखें तो महाराष्ट्र में फडणवीस डिप्टी सीएम थे तो शिंदे सीएम थे। फडणवीस बीजेपी का प्रमुख चेहरा थे तो शिंदे सरकार का चेहरा थे। फडणवीस ने सरकार में शामिल होने का आदेश माना तो महायुति की सरकार ही शिंदे की बगावत की वजह से बनी। फडणवीस ने पार्टी का आदेश माना, डिप्टी सीएम बनना कबूल किया तो एकनाथ शिंदे का रोल भी बड़ा है, क्योंकि उन्हीं के कारण ये सरकार बनी। फडणवीस ने धुआंधार कैंपेन किया तो यही कैंपेन शिंदे ने भी किया। लाडकी बहना योजना का श्रेय दोनों को जाता है। दोनों ने ही अपनी पार्टियों का ग्राफ पूरे महाराष्ट्र में उठाया। 2014 और 2019 में बीजेपी गठबंधन धर्म की मजबूरियों से निकली थी, लेकिन 2024 में उसे फिर वहीं आना पड़ा और एनडीए को रिचार्ज करना पड़ा। इसलिए महाराष्ट्र का सीएम चुनते ही उसे ये भी देखना होगा कि गठबंधन में कोई गांठ न पड़े, सब ठीक रहे। राजनीति संभावनाओं का खेल है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या यह भी संभव है कि महाराष्ट्र का सीएम ना शिंदे को बनाया जाए ना फडणवीस को? मुख्यमंत्री के लिए कोई तीसरा नाम ही प्रकट हो जाए, ऐसा नाम जो सीएम की रेस में दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा हो। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन? एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस, या फिर कोई तीसरा ही गुमनाम सा नाम? बीजेपी का दावा है कि उसका लोकतंत्र रियल है, उसके यहाँ फैसले ऊपर से नहीं होते। लेकिन जब से पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने चौंकाना शुरू किया है, बीजेपी के विरोधियों को उसके इस दावे पर शक है। मध्य प्रदेश में बम्पर जीत के बाद कईयों के गले नहीं उतरा कि बीजेपी विधायकों की फर्स्ट चॉइस शिवराज नहीं बल्कि फोटो सेशन के लिए सबसे पीछे की लाइन में हाथ बांधे खड़े मोहन यादव थे। रेस में शिवराज के साथ कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल जैसे नाम थे, लेकिन सीएम बने मोहन यादव। राजस्थान में सीएम का लकी ड्रॉ भी याद होगा।
जब वसुंधरा ने राजनाथ सिंह की दी हुई पर्ची धीरे से खोलकर देखी तो सरप्राइज रह गई, क्योंकि उसमें सीएम का नाम भजनलाल शर्मा था। यहाँ भी रेस में वसुंधरा के अलावा गजेंद्र शेखावत, अश्विनी वैष्णव, दिया कुमारी जैसे नाम थे, पर नाम निकला भजनलाल शर्मा का। छत्तीसगढ़ भी इतना ही चौंकाने वाला था। विष्णुदेव साय कहीं रेस में नहीं थे, लेकिन सीएम वाली लॉटरी उन्हीं की लगी। लोग अनुमान लगाते रह गए कि रमन सिंह ही सीएम बनेंगे, वो नहीं बने तो रेणुका सिंह बनेगी, रेणुका भी नहीं तो अरुण साव बनेंगे। विष्णुदेव साय ने चौंका दिया। वैसे तीनों जगह अनुशासन रहा, किसी ने उफ नहीं की। पार्टी का फैसला सिर माथे लगाकर काम पर लग गए। चौंकाने का ये क्रम 2014 से ही शुरू हो गया था। हरियाणा में मनोहर लाल और झारखंड में रघुवर दास का नाम विधायकों की बैठक के बाद अचानक ही हाईलाइट हुआ। 2018 में त्रिपुरा में बिप्लब देव का सीएम बनना और ओडिशा में इसी साल मोहन चरण मांझी का मुख्यमंत्री बनना भी 10 साल का चौंकाने वाला ट्रेंड था। वैसे प्रधानमंत्री मोदी की इस चौंकाने वाली राजनीतिक शैली की हाई रेंज राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनावों तक देश ने देखी है। बतौर प्रधानमंत्री उनके मंत्रिमंडल की 3 बार की शपथ भी नए चेहरों से चौंकाने वाली रही है। महाराष्ट्र में भी मानकर चले कि कुछ तो चौंकाने वाला हो सकता है। प्रधानमंत्री ने कोई क्लू नहीं दिया। कल शिंदे, फडणवीस, अजित पवार तीनों की तारीफ की थी। मैं श्री एकनाथ शिंदे जी, मेरे परम मित्र देवेंद्र फडणवीस जी, भाई अजित पवार जी, उन सब की भी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। प्रधानमंत्री ने शिंदे को जी कहा, अजित पवार को भाई कहा और फडणवीस को परम मित्र कहा। अब इसमें से आप चाहे तो कोई क्लू निकालने के लिए स्वतंत्र हैं। चुनाव पर चुनाव हो रहे हैं, सरकारों पर सरकारें बनती जा रही हैं, लेकिन ईवीएम की सियासी लीला खत्म होने का नाम नहीं ले रही। महाराष्ट्र में महायुति की जीत पर कल कांग्रेस और उद्धव शिवसेना ने सवाल खड़े कर दिए, तो बाकी विपक्षी दल भी ईवीएम क्लब में एक्टिव हो रहे हैं। आज अखिलेश यादव और मायावती भी इस लाइन में जुड़ गए हैं। महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजों ने लोकतंत्र की फिर से जय कर दी। ईवीएम ने कल सबको सेलिब्रेट कराया। बीजेपी को महाराष्ट्र मिला, कांग्रेस को झारखंड मिला, पंजाब में आम आदमी पार्टी का डंका बजा, लेकिन थोड़ी ही देर में ईवीएम फिर सवालों में ला दी गई। सबसे पहले सवाल उद्धव सेना ने उठाए। राज्य में सबसे बड़ी बेईमानी हो गई है। इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। ये नतीजे ऐसे दिए आपने कि आपने राज्य को, जनता को बेईमान ठहराया है। नतीजे कबूल नहीं है। मैं मानता हूँ जनता को भी नतीजे कबूल नहीं है। शाम होते होते कांग्रेस भी फॉर्म में आ गई। कहा जब तक ईवीएम है ईमानदार चुनाव हो ही नहीं सकता। जो जीता है उनको भी ये अनुमान नहीं था कि ये नतीजा आएगा। हमको तो पहले से ही हम ये मानकर चल रहे थे कि हमें जनादेश मिलेगा। धक्का मिला है, ये बिल्कुल जरूरी है, पर ये धक्का दिया गया है। कोई षड्यंत्र है कहीं भी हमें हराने का। कांग्रेस से पूछा गया फिर वो झारखंड में कैसे जीत गई झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ। उसने कहा ये भी बीजेपी का ही गेम है। जहां भारतीय जनता पार्टी को भारी लाभ लेना होता है वो सारे दांव पेच वहीं खेले जाते हैं। बाकी जगह लेवल प्लेइंग फील्ड चलने दी जाए। जहां लेवल प्लेइंग फील्ड होती है वहां के नतीजे आपके सामने। और आज ईवीएम वाले दुख में अखिलेश यादव भी जुड़ गए। मुरादाबाद की 60% मुस्लिम वोटों वाली कुंदर की सीट पर बीजेपी का हिंदू उम्मीदवार कैसे जीत गया, अखिलेश यादव इसकी पूरी कहानी लेकर सामने आए। बड़े पैमाने पर जहां समाजवादी पार्टी के समर्थक थे, समाजवादी पार्टी के लोग वोट डालने जाना चाहते थे, जाते उन्हें रोक दिया गया। अगर मान लीजिए रोक दिया गया है वोटर को, तो वोट किसने डालेगा? अखिलेश ने आरोप लगाया कि योगी सरकार अब ईवीएम का मामला दबाने की कोशिश में लगी हुई है। ईवीएम पर महाराष्ट्र से दिल्ली तक सवाल उठे तो बीजेपी ने भी तर्कों के साथ जवाब दिया। समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो चुकी है। पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी फर्जी है, कोई भविष्य नहीं है। ईवीएम के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर इतने ही सीरियस हो तो जहां जहां ईवीएम से आपकी सरकारें बनी है, पहले वहां से रिजाइन करने की बात करो।
मायावती वैसे तो इंडिया अलायंस से दूरी रखती हैं, लेकिन यूपी में 7 सीटों पर बीएसपी की जमानत जब्त होने पर उन्होंने भी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ दिया। जब तक देश में फर्जी वोटों को डालने से रोकने के लिए देश के चुनाव आयोग द्वारा कोई सख्त कदम नहीं उठाए जाते हैं, तो तब तक हमारी पार्टी देश में खासकर अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। मायावती का फैसला कुछ लोगों को अजीब लग सकता है। बहरहाल ये तय है कि विपक्ष ईवीएम का मुद्दा छोड़ने वाला नहीं है, उसे इसमें अब भी संभावनाएं नजर आ रही हैं। आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, सीधे उसका हम रुख करेंगे। आपको बता दें कौन बनेगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, ये सवाल बड़ा है। इन सब के लिए सीएम के लिए देवेंद्र फडणवीस का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। आरएसएस फडणवीस को सीएम बनाने के पक्ष में है। सूत्रों से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। फडणवीस आरएसएस की पहली पसंद है, उनका पलड़ा भारी है। आपको याद होगा कि वोटिंग के बाद देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में जाकर आरएसएस के बड़े पदाधिकारियों से मुलाकात की थी और लगातार इस तरह की खबरें भी आती रही हैं कि फडणवीस आरएसएस की पसंद है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस का पलड़ा फिलहाल ऐसा लग रहा है गठबंधन में भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नाथ शिंदे हैं, दूसरी तरफ अजित पवार गुट जो लगातार फील्डिंग कर रहा है ये कहते हुए कि मुख्यमंत्री तो उनका ही बनना चाहिए। लेकिन जिस तरह से 132 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 149 सीटों पर चुनाव लड़कर हासिल की हैं, 89% का स्ट्राइक रेट बीजेपी का महाराष्ट्र का है, उसके मद्देनजर देवेंद्र फडणवीस का पलड़ा यहां पर भारी दिखाई दे रहा है। आरएसएस की वो पसंद बताए जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ आपको याद होगा कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब दिल्ली बीजेपी दफ्तर में अपने कार्यकर्ताओं को, आम लोगों को संबोधित किया था, तो उनकी ओर से देवेंद्र फडणवीस को अपना परम मित्र बताया गया था। ऐसे में हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बने। कल से संसद का शीत सत्र शुरू हो रहा है। यह तय माना जा रहा है कि वक्फ बिल पर हंगामा होगा ही होगा। सरकार की ओर से पूरी कोशिश है वक्फ बिल को पास करा लेने की, लेकिन सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने भी साफ कर दिया है कि इस वक्फ बिल तक पहुंचने के लिए सरकार को मणिपुर और अडानी मामले से होकर गुजरना होगा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था पैदा कर दी। महाराष्ट्र की प्रचंड जीत पर बोलते हुए पीएम मोदी ने संसद सत्र का ट्रेलर भी दिखा दिया। शीत सत्र के दौरान सरकार वक्फ संशोधन बिल को पारित कराने की कोशिश करेगी। शीतकालीन सत्र का पहला सप्ताह का आखिरी दिन से पहले रिपोर्ट को टेबल करना है। अगर किसी कारण से कुछ दिन डिले होता है तो फिर सदन में परमिशन लेकर के उसका टाइम बढ़ाया जा सकता है। हालांकि विपक्ष को नहीं लगता कि इस सत्र में वक्फ संशोधन बिल पेश होगा। जेपीसी की रिपोर्ट नहीं आई, बिल कैसे ले आए? कुरान का फैसला है, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद का फैसला है कि नमाज का जिक्र रसूल के अंदर नहीं है, हज का नाम रसूल के अंदर नहीं है, ज़कात का नाम रसूल के अंदर नहीं है, रमजान के रोजों का नाम रसूल के अंदर नहीं, इसलिए हर चीज को मिटा दिया जाए। ये क्या चीज है? दूसरी तरफ कांग्रेस अमेरिका में अडानी ग्रुप के खिलाफ केस और मणिपुर में हिंसा के मुद्दे पर भी सरकार को संसद में घेरने की तैयारी में है। विपक्ष नहीं कह रहा है, अमेरिका की अदालत कह रही है, न्यूयॉर्क में कह रही है, उनका डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस कह रहा है। उसके बाद भी अगर सरकार न ले तो ये बात साबित हो जाएगी सरकार को ये सिर्फ मिनिस्टर्स नहीं चला रहे हैं, अडानी चला रहा है। संसद के शीत सत्र में कल प्रियंका गांधी की भी एंट्री होगी। वायनाड में 4 लाख से ज्यादा वोट से जीतने के बाद प्रियंका लोकसभा सांसद की शपथ लेंगी। संसद का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। वक्फ बिल पर आज मोदी सरकार और बीजेपी को एक राहत भी मिली। वैसे कि पटना में जमीयते उलेमाए हिंद ने अपने सम्मेलन में नीतीश कुमार को भी बुलाया था, लेकिन नीतीश कुमार नहीं गए। नीतीश के ना पहुंचने से मौलाना मदनी खूब भड़के भी। ये पटना का बापू सभागार है,
जहां जमीयत का मजमा लगा है। मुख्य अतिथि के तौर पर मौलाना अरशद मदनी मंच पर मौजूद हैं। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जमीयत के इस कार्यक्रम से दूर रहे, जबकि बाकायदा जमीयत ने नीतीश को इस कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया था। लेकिन नीतीश इस न्योते को कबूल करें या नहीं, इसको लेकर शुरू से ही पशोपेश में थे, क्योंकि जमीयत के कार्यक्रम में जाने से बीजेपी की नाराजगी का डर था, इसलिए नीतीश नहीं आए। तो मदनी ने भी नीतीश पर निशाना साधने में देर नहीं लगाई, क्योंकि जिस जगह ये कार्यक्रम चल रहा था उससे कुछ ही दूरी पर नीतीश कुमार का आवाज था। तो लगता है कि नीतीश कुमार मुसलमानों के हितैषी हैं। अगर वो हमें फायदा पहुंचाते हैं और जो हमारा दस्तूरी हक है वो हमें देते हैं, हम उनकी वाह वाह करेंगे, ताली बजाएंगे। और अगर नहीं आते हैं तो क्या करेंगे? नहीं आते हैं हम कुछ रहेंगे। उसके बाद जो मुसलमान है वो अपने रास्ते को देखेगा, सोचेगा। दरअसल वक्फ बोर्ड को लेकर जमीयत नीतीश के जरिए एक बड़ा मैसेज देना चाहता था, इसलिए जमीयत ने लालू प्रसाद यादव तक को न्योता नहीं दिया, क्योंकि नीतीश इस वक्त केंद्र में चल रही गठबंधन की सरकार का मजबूत कंधा है। अगर वो जमीयत के इस कार्यक्रम में शामिल होते तो केंद्र पर बड़ा दबाव बनता, लेकिन अब इस कार्यक्रम से दूरी बनाकर नीतीश ने साफ कर दिया है कि वो इस मसले से दूर रहना चाहते हैं। और अब शरद पवार की बात कर लेते हैं, जिन्हें महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहा जाता रहा है। लेकिन इस चुनाव में इस चाणक्य को न सिर्फ खुद चक्कर आ गए, बल्कि अपने साथियों को भी चारों खाने चित करा दिया। आज शरद पवार ने खुद के बचाव में यह कहा कि बटोगे तो कटोगे का नारा भारी पड़ गया। ही जी भूमिका म्हणजे प्रयत्न केला, त्याच्यातून एक धार्मिक वर्गीकरण करण्याची भूमिका असावी असं फायदा दिसतं। अगर राजनीति की हवा ही नहीं भाप सके तो फिर काहे के चाणक्य? कैसे मान ले कि भतीजा अब बहुत भारी हो गया है? कैसे मान ले कि राजनीति पर अब पहले जैसी पकड़ नहीं रही? इसलिए आव देखा ना ताव योगी आदित्यनाथ पर ठीकरा फोड़ दिया। ही जी भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न केला, त्याच्यातून एक धार्मिक वर्गीकरण करण्याची भूमिका असावी असं फायदा दिसतं। चाचा की राजनीति और समझाएंगे, लेकिन पहले बटेंगे तो कटेंगे। और योगी का स्ट्राइक रेट देखिए। योगी आदित्यनाथ ने महायुति के 23 उम्मीदवारों का प्रचार किया, इनमें से 20 जीत गए। योगी का स्ट्राइक रेट 87% रहा। बटोगे तो कटोगे का नारा खूब चला। पवार ने कमजोर होते हुए भी महाअघाड़ी में बाकी दोनों पार्टियों के लगभग बराबर सीटें हथियाई, लेकिन लाइफ टाइम लो परफॉर्मेंस दिया। सिर्फ 10 सीटें जीत पाए, जबकि प्रचार में इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे, कह रहे थे मैं तो चाहता हूं पीएम मुझ पर वार करे। बात ऐसी है कि मोदी साहब ने अफसोस लिया, मुझे लगता है कि वो अफसोस ठीक नहीं था। उनके कोई सलाहकार थे, उन्होंने उनको सलाह दिया, ऐसे मैं सुनता हूँ, मेरे पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है कि महाराष्ट्र में जाइए, मगर शरद पवार जी के ऊपर पर्सनल अटैक बिल्कुल मत करिए, नाम भी उनका मत लीजिए। वो सलाह उनको दिया है, ऐसे मैंने सुना, शायद ये इसका नतीजा है। शरद पवार ने चुनाव में इसे अपना आखिरी चुनाव बताकर इमोशनल कार्ड भी खेला था, वो भी नहीं चला। अब रिटायरमेंट की बात पर शायद मन बदल रहा है। यापूर्वी कधी झालं होतं असं पैशाच्या संदर्भात या राज्यामध्ये झालं असं लोक सांगतात। महाराष्ट्र की सियासत के इस फ्लॉप मोड पर शरद पवार के सामने नया चैलेंज है कि 10 विधायकों को कैसे संभाल कर रखें। हवा का रुख नहीं पहचान पाए तो इनके उड़कर अजीत से मिल जाने का अंदेशा है। महाराष्ट्र की हार पर महाअघाड़ी की तीनों पार्टियां लगातार हैरान हैं, चिंतन की बात कर रही हैं। अघाड़ी के हार के कुछ कारण हमने भी ढूंढ निकाले हैं। हार के कारणों में एक ये भी रहा कि छोटे दलों को अपने से बहुत छोटा समझना, जबकि महायुति की ओर से ये भूल नहीं की गई। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। राजनीति में ये कई बार चलता है तो कई बार नहीं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी पर यही अंदाज भारी पड़ गया। कांग्रेस, उद्धव और शरद पवार तीनों एक ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हुए कि बीजेपी गठबंधन की 3 पार्टियों को निपटाने के लिए तीनों ही काफी है, इसलिए छोटे दलों के लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ा और सिर्फ आपस में सीटों के हिस्सों का बंटवारा करना भारी पड़ा। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 102 सीटों पर चुनाव लड़ा, सिर्फ 16 जीती, 86 पर हार गई।
उद्धव की शिवसेना यूबीटी 92 सीटों पर लड़ी, 20 जीती, 72 पर हार मिली। शरद पवार की एनसीपी ने 87 सीटें लड़ी, सिर्फ 10 पर जीती और 77 हार गई। आंकड़े बताते हैं कि महाअघाड़ी ने अगर छोटे दलों को थोड़ा भी स्पेस दिया होता तो चुनाव फिर भी हारी, लेकिन सीट नंबरों को लेकर दुर्गति नहीं होती। कई छोटे दलों को साथ में न लेने से वोट बिखर गए। महाअघाड़ी ने समाजवादी, वंचित बहुजन अघाड़ी और एआईएमआईएम को किनारे कर दिया। वीवीए ने 200 सीटों पर और एआईएमआईएम 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। समाजवादी पार्टी को सिर्फ 2 सीटें दी, जबकि उसने 9 सीटें लड़ी, 7 सीटों पर हारी, वोट भी काटे। बीएसपी ने 237 उम्मीदवार उतारे और सिर्फ वोट काटे। दूसरी तरफ महायुति के तीनों बड़े दलों ने 5 छोटे दलों को सिर्फ 5 सीटें दी। उन्होंने पांचों जीत ली। छोटे दलों को साथ लेकर चलने का उदाहरण महायुति ने कल भी दिया, जब कहा सीएम बनाने में आरपीआई की भी राय लेंगे। लोग बैठकर एक उचित निर्णय करेंगे, हमारे वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेंगे, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड से बातचीत करेंगे। जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा, इसमें कोई विवाद नहीं। महाराष्ट्र के नतीजों के बाद इंडिया अलायंस में कांग्रेस की घेराबंदी तेज हो सकती है। इससे पहले हरियाणा का नतीजा भारी पड़ चुका है, जहां आम आदमी पार्टी सिर्फ 10 सीटें मांग रही है। अब अगले चुनाव दिल्ली के हैं। केजरीवाल वही दांव खेलकर कांग्रेस को दिल्ली में सीटों पर मोल भाव के लिए तरसा सकते हैं। और अब आपको झारखंड का अपडेट दे दें, जहां पर हेमंत सोरेन झारखंड के पहले सीएम हैं जो लगातार दूसरी बार सत्ता संभालने जा रहे हैं। हेमंत सोरेन ने झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार से आज मुलाकात करके मौजूदा सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। हेमंत सोरेन सरकार का शपथ ग्रहण 28 नवंबर को रांची में होगा। शपथ ग्रहण में कांग्रेस समेत इंडिया अलायंस के कई दलों के बड़े बड़े नेता शामिल होंगे। झारखंड में जेएमएम की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन ने 56 सीटें जीती हैं। हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम ने अकेले 34 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस ने 16, आरजेडी ने 4, सीपीआईएम ने 2 सीटें हासिल की हैं। 28 तारीख को शपथ समारोह का कार्यक्रम तय किया जा रहा है। धन्यवाद। 28 तारीख। झारखंड की सियासत में हेमंत सोरेन ने इतिहास रचा है। 28 को शपथ ग्रहण समारोह होगा।